अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। बायोलॉजी के 10th क्लास के लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं और इस लेक्चर में हम कुछ डिजीज़ का मज़ीद तज़करा करेंगे। फर्स्ट डिजीज़ है एज़्मा। अब एज़्मा, जिसको उर्दू में दमे की बीमारी कहते हैं, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एज़्मा की बीमारी बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ दी पोल्यूशन। अब एज़्मा में क्या होता है कि हमारा जो एयर पैसेज वे है, यानी कि जो हमारी सांस की पूरी नाली है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको पसंद नहीं है और वो उन चीज़ों से एलर्जिक है, यानी कि वो चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एक नाखुशगवार या अनप्लेजेंट रिएक्शन शो करवाए, जैसे कि एलर्जी। अब होता यह है कि कुछ ख़ास लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी होती है और उस एलर्जी का उनको सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त उनकी जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंकियोल्स हैं या एयर पैसेज वेज हैं या जो ट्यूब्स हैं सांस लेने की, उनमें कंस्ट्रिक्शन पैदा हो जाती है, वो अपना साइज सुकेड़ लेती हैं। ये एक तरह का रिएक्शन होता है अगेंस्ट दोज एलर्जेंस, यानी कि वो जो एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं वो हमारी बॉडी ने उनको कबूल नहीं किया या उनको पसंद नहीं किया, तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिएक्शन किया और उस रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हमारी ब्रोंकस की शेप होती है और ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल कि इसकी काफ़ी ज़्यादा वास्ट शेप है। अब ये जो येलो कलर के पार्टिकल्स इसमें आए हैं, ये येलो कलर के पार्टिकल्स बेसिकली एलर्जेंस हैं। ये एलर्जेंस, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो सकती है और इसी तरह से किसी को पोलन ग्रेन्स वगैरह से भी एलर्जी होती है। तो जब ये एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकस, नॉर्मल ब्रोंकस हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उनकी शेप बिल्कुल सिकुड़ के इस तरह से हो जाती है और इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से ये होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो सबसे ज़्यादा बेसिक एज़्मा का प्रॉब्लम है या एज़्मा का सिम्टम है वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि जहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोंकस में जो शेप है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एलर्जेंस एंटर होते हैं तो ब्रोंकस की जो सरफेस एरिया है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। अब होता यह है जी कि जो सबसे कॉमन हमने सिम्टम पढ़ा है एज़्मा का, वो है डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को एज़्मा है। जैसे कि दूसरा जो सिम्टम है वो है सांस फूलना या सांस की कमी महसूस होना। जब हम कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या जिस्मानी काम करते हैं या रात में सो रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा फिर एज़्मा पेशेंट्स को अटैक होता है और उसमें फिर उनसे सांस नहीं लिया जाता। और इसी तरह से जो अगला सिम्टम है वो है वीजिंग, यानी कि जब उन्हें खांसी आती है तो खांसी के साथ एक अनप्लेजेंट साउंड भी प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा कुछ केसेस में एज़्मा में कफ भी होती है, खांसी की शिकायत पेशेंट करता है। अब आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि इसके इलाज क्या है। तो जी हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमारी टेम्प्रेरी तौर पर एलर्जेंस की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई थी ब्रोंकस में, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको ख़त्म करें और कॉन्स्ट्रिक्शन ख़त्म करके ब्रोंकस को उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेके जाएं। तो इस मकसद के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनको इनहेलर्स कहते हैं और ये पम्प्स की शक्ल में होती हैं। पम्प्स होते हैं छोटे छोटे और उनके ज़रिए हम आर्टिफिशियल तरीके से हवा ब्लो करते हैं और केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, तो वो फिर जाकर हमारे लिए ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म आसान बनाते हैं। अच्छा जी, ये जो मेडिसिन होती हैं एज़्मा की, जो इनहेलर्स की फॉर्म में होती हैं या पम्प्स की शक्ल में होती हैं, ये एज़्मा पेशेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है और ये हमेशा उनके पास होनी चाहिए। मुझे एक वाक़या इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि एक पेशेंट था और उसको एज़्मा की जो थी शिकायत, तो हुआ ये कि ही वॉज ट्रैवलिंग और वो किसी दूसरे मुल्क में जा रहा था और प्लेन में उसके पास उसका वो जो पंप था वो मौजूद नहीं था। उसने अपना पंप अपने किसी सामान में रखा हुआ था और सामान उसका नीचे था। उसके पास उस टाइम पर जहाँ पर वो सीट पर बैठा हुआ था वहाँ पर उसका पंप उसके पास नहीं था।
तो हुआ ये कि प्लेन में आपको पता है कि चूंकि हम जब एरोप्लेन में बैठे होते हैं तो वहाँ पर भी एयर प्रेशर डिक्रीज होता है और हमें थोड़ा सा सांस लेने में आम लोगों को भी मसला होता है, क्योंकि एक तो क्राउड होता है वहाँ पे और दूसरा जो एरोप्लेन का इंटरनल एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रीथिंग इशू हो सकता है। तो हुआ ये कि उस पेशेंट को उस टाइम प्लेन में ड्यूरिंग द फ्लाइट एस्थमा का अटैक हुआ और ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। उसको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का अटैक हुआ और जो वहाँ पर स्टाफ था उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, एयर होस्टेसेस आई, लेकिन बेसिकली ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन, वो अकेला ट्रैवल कर रहा था, तो उसके पास कोई था नहीं जो बता सकता कि ये एस्थमा पेशेंट है। तो बहुत ज़्यादा जब उसकी हालत ख़राब हो गई और ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग, उससे वो बता भी नहीं पा रहा था कि उसको अपना इन्हेलर चाहिए या वो इन्हेलर अपना मांग सकता, तो उसको फिर उन्होंने एमरजेंसी लैंडिंग की उस फ्लाइट की और एक कंट्री में उन्होंने परमिशन ली उस कंट्री से और वहाँ पर उन्होंने उस कंट्री में एमरजेंसी लैंडिंग करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाया और हॉस्पिटल पहुँचने के दौरान ही उस पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई। और आफ्टर द डेथ ये बात पता चली कि ही वॉज एन एस्थमा पेशेंट, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो वहाँ पता चला कि ही वॉज एन एस्थमा पेशेंट और वहाँ पर ये भी पता चला कि अगर उसके पास उसका इन्हेलर होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो ये बताने का आपको वाकया मकसद ये है कि अगर आपके आसपास सोसाइटी में कोई एस्थमा पेशेंट है तो उनका जो इन्हेलर है वो हमेशा उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनकी जो मेडिसिन होती है सबलिंगुअल टैबलेट्स जो वो लेते हैं और वो टैबलेट्स भी हमेशा उनके पास होनी चाहिए। तो ये टॉपिक अभी हमारा फिनिश होता है और अगला टॉपिक है जी लंग कैंसर का। लंग्स जो हैं, वैसे तो कैंसर का वर्ड जो है ये बहुत वास्ट है और मुख्तलिफ पार्ट्स का हमें कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी कैंसर है, स्टमक कैंसर हो जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो लंग्स का या फेफड़ों का कैंसर है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि किसी भी कार्सिनोजेन की वजह से, कार्सिनोजेन का वर्ड मतलब होता है कोई भी ऐसा केमिकल जो कैंसर कॉज करेगा, जैसे कि हमारे कुछ आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं वो कार्सिनोजेंस कहलाती हैं। अब आयोनाइजेशन रेडिएशंस क्या है? जो माइक्रोवेव अवन्स होते हैं जिनमें हम खाना गर्म करते हैं उसमें से कुछ ख़ास किस्म की शुआएँ निकलती हैं। वो शुआएँ अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए माइक्रोवेव अवन का तो वो शुआएँ कैंसर कॉज कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे की ट्यूब्स में से भी कुछ रेडिएशंस ऐसी निकलती हैं जो कार्सिनोजेन कहलाती हैं। और अगर एक्सरे बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ है किसी पेशेंट का तो हो सकता है कि ही माइट डेवलप अ कैंसर। और इसी तरह से गैमा रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। तो उनमें जो गैमा रेज हैं वो भी आयोनाइजेशन रेज हैं दैट आर दी कार्सिनोजेंस। तो बेसिकली लंग्स कैंसर में होता क्या है कि हमारे लंग्स में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है स्टार्ट, और वो ग्रोथ बढ़ते बढ़ते पूरे सेल्स को ऑफ द लंग्स इन्वेड कर लेती है और पूरे के पूरे लंग्स जो हैं हमारे वो उसकी लपेट में आ जाते हैं। और वो इतने एबनॉर्मल सेल्स होते हैं कि बाद में वो फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो जाती है उन एबनॉर्मल सेल्स की, वो जोड़े बनना शुरू हो जाते हैं और वो छोटे छोटे ट्यूमर्स की शक्ल में हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो प्रोसेस है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये लंग से फिर उसके आसपास के जो पार्ट्स हैं उनमें भी पहुंच जाता है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो जो लंग्स कैंसर है उसका जो सबसे कॉमन या सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी स्मोकिंग। कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो जो सिगरेट हम पीते हैं उस सिगरेट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो अगर कोई इंसान फ्रीक्वेंटली सिगरेट को स्मोक कर रहा है या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उस वक्त उसकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से स्मोकिंग से रिलेटेड ही एक अदर टर्म है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में होता यह है जी कि अगर मैं यहाँ पर एक सिगरेट बनाऊं आपके सामने और सपोज करें कि ये सिगरेट का वो हिस्सा है जहाँ से उसकी धुआं निकलता है और ये वाला जो हिस्सा है ये फिल्टर एंड कहलाएगा, यानी कि जो हम अपने मुंह में रखते हैं और हम उसको इनहेल करते हैं, और ये पार्ट जहाँ से धुआं निकलेगा इसको हम बर्निंग एंड का नाम दे देते हैं। तो होता ये है जी पैसिव स्मोकिंग में अगर कोई और इंसान हमारे पास बैठकर या हमारे सामने सिगरेट पी रहा है तो उसके सिगरेट से जो धुआं निकलेगा
वो अगर हमने अपनी बॉडी में ले गए सांस के साथ, तो इस तरह की स्मोकिंग को कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग तो ये है कि आप खुद सिगरेट पी रहे हैं और आप खुद से अपनी बॉडी में वो केमिकल्स लेके जा रहे हैं, ये एक्टिव स्मोकिंग है। लेकिन इसके ऑपोजिट पैसिव स्मोकिंग ये है कि अगर किसी कमरे में कोई लोग बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं और आप भी उस कमरे में मौजूद हैं और आप सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन उस कमरे में जो हवा है उसमें आप सांस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस हवा में उन सिगरेट के जो स्मोक है वो मौजूद होगा, और जब वो सांस के ज़रिए आपके बॉडी में जाएगा तो वो फिर आपके लिए भी बहुत नुकसानदेह है। बल्कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो फिल्टर एंड होता है उसको उन्होंने फ़िल्टर किया होता है केमिकल्स के लिए, ताकि ज़्यादा केमिकल्स अंदर ना जाएँ, जबकि जो बर्निंग एंड है वो ओपन छोड़ा होता है। तो जो पैसिव स्मोकिंग है वो तो एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनके लिए जो सिगरेट का एंड है, जो जिससे वो सिगरेट पी रहे हैं, वो फिल्टर एंड है, यानी कि उसको फिल्टर करके वो केमिकल्स को भेज रहे हैं। लेकिन जो स्मोक बाहर निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है सिगरेट से, वो डायरेक्टली अगर किसी की बॉडी में जा रहा है तो वो फिल्टर नहीं हुआ हुआ, और उससे बहुत ज़्यादा फिर डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इसीलिए जी आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में नो स्मोकिंग का बोर्ड होता है या स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड लिखा होता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अपने माइंड में रखनी चाहिए कि सिर्फ ये सोचना कि मैं सिगरेट नहीं पीता या मैंने सिगरेट नहीं पीती, ये सिचुएशन का एंड या सोल्यूशन नहीं है। अगर आपकी लोकेलिटी में आपके आसपास कोई इंसान सिगरेट पीता है तो आप उसे भी मना करें, क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो पैसिव स्मोकर्स के तौर पर आपके लिए भी जो है नुकसान पैदा करने का सबब बनेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो पैसिव स्मोकिंग है उसमें हमने एक और बात ये देखनी है कि जब आप किसी को सिगरेट स्मोकिंग से रोकेंगे तो सिगरेट स्मोकिंग जो है ये एक एडिक्शन है, यानी कि एक पेशेंट को आदत हो जाती है जब सिगरेट पीने की, तो वो फिर फ़ौरन से ही आदत नहीं छूट सकती। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग चाहते हैं कि हम सिगरेट ना पिए, हम अपनी इस आदत को छोड़ दें, बट दे आर नॉट एबल टू डू सो। तो उस सिचुएशन में आप इस तरह से उन्हें कन्विंस करें कि बताएं कि जो हमारे लंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट पीने की वजह से अपना टेक्सचर, अपना कलर और अपनी जो बनावट है वो खोने लगते हैं। उनका कलर ब्लैक हो जाता है हमारे लंग्स का, और खुदा ना खास्ता उसमें कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो हमारा लंग्स हैं उसको दोबारा से अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं, यानी कि उनकी डेवलपमेंट दोबारा होती है, मेंटेनेंस होती है, और वो जो बुरे सेल्स थे या जो ब्लैक पार्ट था वो ख़त्म हो जाता है, और जो प्रॉपर हमारा नया आप समझ लें या अच्छा वाला हमारे लंग्स के टिश्यूज़ है वो दोबारा आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग बात है नॉन स्मोकर्स के लिए कि स्मोकर्स को बताया जाए कि अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं और छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी पता चलेगा, इसका फ़ायदा भी सामने आएगा। अब सिगरेट स्मोकिंग जो है ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये आपको नज़र भी आती है, और बहुत कॉमन सिगरेट का जो यूज़ है वो हो गया है। तो इसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट्स बैन किए हुए हैं कि आप सिगरेट की जो एडवर्टाइज़ है वो नहीं कर सकते टीवी पर या रेडियो पर या और किसी मीडियम पर। और इसी तरह से अगर आप किसी फिल्म में या ड्रामा में या कोई भी ऐसी चीज़ टीवी पर देख रहे हैं या किसी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उसमें भी सिगरेट स्मोकिंग को या तो बैन किया जाता है, या अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता हुआ दिखाया गया है तो वो साथ एक डिस्क्लेमर ज़रूर लिखते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और वैसे भी जो लोग उसमें ड्रामे में एक्ट कर रहे हैं या फिल्म में परफॉर्म कर रहे हैं दे आर एक्चुअली एक्टिंग। हो सकता है कि वो उस टाइम रियल में सिगरेट ना पी रहे हों, या ये भी हो सकता है कि अगर वो पी रहे हैं तो दैट इज़ देयर ओन रोल, देयर ओन एक्ट, तो वो उनका काम है, और हो सकता है उनको खुदा ना खास्ता उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिजीज़ कॉज हो जाए। तो किसी को देख के कभी भी आप सिगरेट स्मोकिंग को अपनाएं नहीं और उसको एज अ फैशन यूज़ ना करें कि सिगरेट स्मोकिंग करने से आपका कोई स्टेटस बढ़ेगा या कोई ये फैशन सिंबल है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलरली बायोलॉजी, आपको पता होना चाहिए कि जो सिगरेट है दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये जी आज का लंग्स कैंसर के बारे में टॉपिक था, और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो एक हमारा टॉपिक रह गया है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।